नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से अधिक पुराना है। हमारा देश महान देश है। जब जब किसी ने तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया और अब हम सभी को मिलकर इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करना है। केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वो आज शनिवार को हनुमान मंदिर में पूजा करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा दक्षिणी दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो में भी शामिल होंगे। 50 दिन बाद अपने आवास पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जेल से बाहर हूं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष अदालत के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार केजरीवाल पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये जमानत नहीं है, अस्थायी बेल है। 1 तारीख को फिर सरेंडर होना पड़ेगा। केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रचार में जुट जाएंगे। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार तो वो कर ही सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, वो भी करें, लेकिन जब जब वो प्रचार करने जाएंगे तो लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने उन पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल की मेदिनीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर किसी डकैत को जमानत मिल गई है तो इसके लिए जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिहाई तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी। पॉल ने कहा कि जो भी जनता का पैसा चोरी करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल शुक्रवार को कहा कि नकली एनसीपी और शिवसेना ने 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन उन्हें इसकी बजाय अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता जो 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, वे बारामती के चुनाव के बाद इतने चिंतित हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही उन्होंने यह बयान दिया होगा। उनका कहना है कि 4 जून के बाद अस्तित्व बचाने के लिए छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के साथ विलय कर अपना अस्तित्व खत्म करने की बजाय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास आइए, बड़ी शान से सपने पूरे हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने हाल ही में एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगले कुछ साल में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और करीब आएंगे और उसमें विलय कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है और वह उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो इसमें भरोसा नहीं करते हैं। शरद पवार ने कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकते जो संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को शामिल किया जाना चाहिए और साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण समुदायों के बीच दरार पैदा करने के अनुकूल रहे हैं, जो देश के लिए खतरनाक है। ना तो मैं और ना ही मेरा कोई सहयोगी ऐसे काम करेंगे जहां चीजें राष्ट्रहित में नहीं होंगी। देश में जारी लोकसभा चुनाव में भाजपा पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर लगातार कांग्रेस को घेर रही है और इस बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कुछ बयान भी ऐसा ही दे डाला है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर और हमलावर हो गई है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि यह एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके साथ बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन इस बीच मामले को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव हो रहे हैं और बेरोजगारी की दर 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविक मुद्दों और काम के आधार पर चुनाव लड़ने चाहिए। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर वास्तविक मुद्दों और अपने कामकाज से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करने का आरोप लगाया।
देश के चुनावी माहौल में जारी तीखी बयानबाजी के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर हुई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस फेलियर करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलवामा हमला आईबी और इंटेलिजेंस का फेलियर था। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक का आपने फायदा उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ हमें नहीं पता है, किसी को इस बारे में नहीं पता है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है चौथे चरण की, जिसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अब ऐसे में आज शनिवार शाम 6 बजे तक इस चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बता दें कि इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 8, बिहार 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बीजेपी सांसद के खिलाफ यह आदेश पारित किया। अदालत ने बृजभूषण सिंह के अलावा विश्व कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा है कि उसे बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी महिलाओं से अभद्र व्यवहार और 354 ए यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। वहीं तोमर के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आए अदालत के फैसले पर पहलवानों की भी प्रतिक्रिया आई है। पहलवान बजरंग पूनिया ने एक्स पर लिखा कि बृजभूषण पर आरोप तय हो गए हैं। माननीय कोर्ट का धन्यवाद। महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फैसला राहत देगा। पहलवान ने कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए। बृजभूषण सिंह पर आए अदालत के फैसले पर महिला पहलवानों ने भी बयान जारी किया है। सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाली ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयान को शेयर किया। इसमें कहा गया है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में आरोप तय होने पर महिला पहलवान खुश हैं। यह महिला पहलवानों के खिलाफ यौन अपराधों के मुख्य अपराधी के विरुद्ध चल रहे हमारे 18 महीने के आंदोलन में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह आंदोलन जनवरी 2023 में शुरू हुआ और अब तक जारी है। बयान में आगे कहा गया कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की आशा करते हैं। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं दोहा डायमंड लीग का गोल्ड मेडल चेक रिपब्लिक के जैकब वार्डलेज को मिला है, जिन्होंने 88.38 मीटर का थ्रो किया और इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। बता दें कि भारत की ओर से किशोर जेना ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन वो 76.31 मीटर का थ्रो ही स्कोर कर पाए और 9वें स्थान पर रहे। आईपीएल 2024 का 59वां मैच कल शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात ने 35 रनों से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन ही बना सकी और उसे 35 रनों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चेन्नई की टीम इस हार के साथ भी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बरकरार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।